हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मेरी ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल एमसीक्यू की जो सीरीज़ थी बच्चों, ये मैंने आज रिज्यूम करी है। इसको अब मैं जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करूँगा। आपको अगर मैं बता दूँ, चाहे आप नीट, जेई या बोर्ड कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो गरीबों की आरडी शर्मा कहलाई जाती है, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम में आप खुद ही देख सकते हैं वहाँ की जो कॉन्सेप्ट है उनका कैसे यूज किया जाता है। तो आपको इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम करने वाले हैं, क्लास 11 की शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड पार्ट मैंने कर लिया था, तो अब मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आज है यूनिट एंड डायमेंशंस। 18 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, MCQ 1 और MCQ 2। समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.06900 इज। तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस नंबर में वो कितने होंगे? तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ। कितने होंगे हमारे बच्चों? हमारे जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे इसमें वो होंगे 4। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, इसको हमने 4 तो कर लिया, क्योंकि ना होता क्या है, जो आपका 0.06900 है, इसमें जो लीडिंग आपके यहाँ पे लीडिंग जीरो हैं या डेसिमल से जो पहले जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, और डेसिमल के बाद जो होंगे, ठीक है, और कहाँ पर टेलिंग जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये क्यों नहीं है सर? ये डेसिमल के बाद तो है लेकिन लेफ्ट साइड में है। समझ रहे हैं? तो नंबर अगर 1 से छोटा है तो जो लेफ्ट साइड वाले जीरोज हैं आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। चलिए अब इसके हम पूरे कंसेप्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है, ऑल जो इसके हमारे कंसेप्ट हैं वो ये हैं, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे आपके पास कोई नंबर है बच्चों 15, 16, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट होंगे आपको बस काउंट करना है, 4 हो जाएंगे। जैसे आपके पास डेसिमल में है 15, 16, तब भी 4 हो जाएंगे। तो नंबर में चाहे डेसिमल हो या नहीं हो, आपके सिग्निफिकेंट जो फिगर होंगे वो आपको बस नंबर कितने हैं वो काउंट कर लीजिए, और टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ऑल जीरो बिटवीन आर फाउंड बिटवीन नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने लिखा 2, 0, 0, 1, तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई नंबर हैं और वो क्या हैं, जीरोज हैं, तो आपके वो सिग्निफिकेंट कहलाए जाएंगे। समझ रहे हैं? दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर कोई जीरोज पाए जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे बच्चों। समझ रहे हैं? चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। तो इस वाले नंबर में अगर 4 हैं तो इसमें 5 हैं। सॉरी इसमें भी 4 हैं। चलो 5 ही कर लेते हैं इनको। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, आगे क्या रूल है? जीरो, जब जीरो नंबर है या डेसिमल है, देखिए लिखा है लीडिंग जीरो। अगर आपका नंबर 1 से छोटा है, जैसे कि ये 0.001, इसमें सिग्निफिकेंट पूछेंगे तो एक ही होगा। जैसे आपका होगा 0.1, ठीक है, 2, और इसके बीच में 2 जीरो डाल देंगे। ठीक है, इसके आगे 10 जीरो लगा दो। आपको डेसिमल के बाद जो नंबर देखने हैं, देखो ये नॉन जीरो है, ये जीरो है, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 2, 3, 4 और 1, 5 हो जाएंगे। समझ रहे? जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, 0.00001, 2, तो इसमें कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि जो ये हैं लेफ्ट साइड के जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई जैसे नॉन जीरो हो जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, तो उस केस में फिर ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाते। ठीक है, तो रूल क्या है कि जो लीडिंग जीरो हैं या अगर नंबर 1 से छोटा है, लेफ्ट साइड के जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात और देखिए, टेलिंग जीरो जो राइट ऑफ द डेसिमल होंगे, जैसे मैंने 1200 लिखा, तो इसमें बच्चों जो सिग्निफिकेंट हैं वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, 1200 में जो सिग्निफिकेंट हैं वो 2 हैं, और वहीं पर 1200 में अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें तब सिग्निफिकेंट 4 हो जाएंगे। तो अगर किसी नंबर में डेसिमल है
तो उसके जो टेलिंग जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाए जाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कहलाए जाते। अब ये आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने। तो 6 9 जो 0 0 है, ये वाले तो जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है, और ये वाला पहला वाला नहीं होगा क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, तो ये आपका ये बन गया। अगर मान लो यही नंबर ऐसा होता 0.069001, ठीक है, उस केस में फिर क्या होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 नंबर होते सिग्निफिकेंट फिगर। आगे देखें जो एग्जैक्ट नंबर है, जैसे इलियर्स नंबर ई है, पाई है, तो ये नंबर जो बच्चों अगर ऐसे देंगे तो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट आपके क्या होंगे, फिगर होंगे, क्योंकि जो पाई है ना, पाई की वैल्यू आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए 3.14 लेते हैं, जबकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो ऐसी चीज़ें हैं हमारी, जो एग्जैक्ट जो आपके ऐसे ये सिंबल हैं, एग्जैक्ट नंबर हैं, इसमें क्या होगा, आपकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। साइंटिफिक नोटेशन में आपने देखा होगा, अगर कोई नंबर a इंटू 10 की पावर ऐसे y है, इसको आपको देखना ही नहीं है बच्चों, सिर्फ इसको देखना है। ए में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, वो पीछे जितने भी रूल बताए, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये वाला हो, वो सारे लगाइए, इजीली निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा हम देखें, 1.2 10 की पावर 6 लिखा मैंने, तो इसमें ए 2 हो जाएंगे। जैसे मैं लिखूंगा 1200 इंटू 10 की पावर 6, इसमें बच्चों सिर्फ 2 होंगे, क्यों, ये हमारे डेसिमल है ही नहीं। अगर यहाँ पर 1.200 10 की पावर 6 लिखता तो मेरे जो सिग्निफिकेंट होते वो 4 हो जाते। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये हमारा सिग्निफिकेंट का कंसेप्ट है। मैं सिर्फ आपको पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा, अगर आप वीडियो में मेरी लैंड हुए हैं तो कुछ सीख के जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा यहाँ पे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, कह रहा है कि सम ऑफ दिस नंबर इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, आपको सम निकाल लेना है। सम मीन्स जोड़ दो भाई, बचपन में मैडम ने सिखाया होगा, घर में पापा ने सिखाया होगा, बड़ी दीदी ने सिखाया होगा, बड़ी भाई ने सिखाया होगा, टीचर ने सिखाया होगा, तो हमको तो अच्छे से आता है सम करना। तो बच्चों देखो, आप इसमें सम करें, ठीक है, इसको जोड़ें, तो जैसे ही जोड़ें तो आपको पता ही होगा डेसिमल। अब किसी को जोड़ना नहीं आता है तो बच्चों अपने छोटे भाई बहन से सीख के आए, वो बहुत बढ़िया से सिखा देंगे आपको, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया और इसको जोड़ना है, ठीक। अब मैं आपको इसका रूल बताता हूँ, इसके कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट के, पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं, ठीक। अगर आप एडिशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है 7.21, ऐसे कुछ नंबर बना लेता हूँ, 1.141, और जैसे एक और ले लो कोई 0.00, मैं छोटा छोटा नंबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सुविधा हो जाए। इसको मैंने ऐड किया, तो जैसे ही बच्चों में ऐड करूँगा, ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा नीचे, 8 हो गया, ये 3 हो गया आपका, उसके आगे 5 आ गया, उसके आगे 3 आ गया, उसके आगे 9 आ गया, उसके आगे 1 आ गया। अगर बच्चों तुमने कॉपी नहीं निकाली है, पेन नहीं निकाला है और मेरे साथ नहीं कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, कड़वा है लेकिन सत्य है। लेट के ऐसे थोड़ी देखी जाती है भाई फिजिक्स, कोई हिस्ट्री की क्लास थोड़ी चल रही है, हिस्ट्री में भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो आप उठिए, तुरंत कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, नोट्स बनवाइए, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो उसको खोलिए, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसका आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ रहे हैं, लेट के कुछ नहीं होने वाला है। चलो ये मैंने ऐड किया, तो रूल क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्ट में, जोड़ और घटाने में, जब आपका सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन होगा उसके साथ आप क्या करोगे, सारे नंबर में जाओगे, डेसिमल के बाद किसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही आपको फाइनल आंसर में रखने हैं। देखिए पहले में जो सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और 1 है, तो मतलब 2 हैं, दूसरे में 1 2 3 3 है, तीसरे में देखो डेसिमल लग गया लेकिन नंबर 1 से छोटा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो कितना है, 2 है। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो 2 है, तो आंसर जो होगा मेरा, वो मेरा डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितने भी होंगे उतना ही होगा। समझ रहे हैं। अच्छा, कई बार ऑप्शन में आप इसको बिना सॉल्व करे कर सकते हैं, जोड़ के, बिना जोड़े
डायरेक्ट आप सिग्निफिकेंट काउंट करके कर सकते हैं। ऐसे ही माइनस में भी है। अगर एक माइनस का एग्जांपल लें, -6 कुछ ले लेते हैं, ऐसे 6.807, ठीक है, ये पॉइंट है। और दूसरा ले लेते हैं 4.27153। अब इसको जैसे आप माइनस करोगे, ठीक है, एक ही माइनस लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 7, यहाँ 0 0 बढ़ा लीजिए, 7 4 5 3, उसके बाद बचा वही तो 5 5 5 और 10 और 2। अब फिर वही बात, जोड़ने और घटाने में आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो लीस्ट होंगे उतने ही आंसर में रखने हैं। तो इसमें है बच्चों, अगर आप देखें पहले नंबर में, इसमें है 3, वैसे तो टोटल 4 हैं लेकिन डेसिमल के बाद है 3, इसमें है 1 2 3 4 5, तो आंसर में 3 रखोगे डेसिमल के बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात आई इंटू की, तो जब इंटू और डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो ये मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, 5.74, इसको मैं डिवाइड करूँ 1.2 से, और इसका डिवाइड करके मान लो ये आ रहा है, ठीक है, 4.7, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो मैंने लिया है, ये आ रहा है। तो प्लस माइनस में तो डेसिमल के बाद देखना है, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप इंटू और डिवाइड करेंगे तो आपको पूरे नंबर में देखना है, पूरे नंबर में। तो पूरे नंबर में इसमें कितने हैं, 3 है सर, इसमें कितने हैं, 2 हैं सर, तो फाइनल आंसर में कितने होंगे, 2, तो सिर्फ ये 2 डिजिट होंगे। आप इसको इस साइड से इस साइड जाना, दैट मीन्स राइट, लेफ्ट टू राइट जाना, ठीक है। और इसमें तो डेसिमल के बाद देखना है। एक बार रिकॉल कर दूं, सिग्निफिकेंट फिगर का जब ऑपरेशन हम करते हैं, जोड़ना घटाना जब करते हैं, तो हमने ये सीखा कि जिस नंबर में अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर नंबर में हमारा सिग्निफिकेंट जो फिगर हैं डेसिमल के बाद जिसमें लिस्ट होंगे, उतने ही हमें फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद रखने हैं। इनटू में हम और डिवाइड में हम ये करेंगे बच्चों कि जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लीस्ट किस नंबर में है, पूरे नंबर में देखना है, और उसको आंसर को पूरे नंबर में उतने ही सिग्निफिकेंट रखने हैं, और लेफ्ट से काउंटिंग करना राइट की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। समझ रहे होंगे, आई होप समझ रहे हैं, तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब दबा दीजिए फटाफट। अब देखिए ये नंबर है ना, मैंने आपको बताया था, बार बार हम रिवाइज करेंगे, इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद, सर इसमें है 3, सर ये तो समझ में आ गया, इसमें है 3। इसमें कितने हैं भैया, इसमें है 1, ओके। सर इसमें कितने हैं, सर इसमें भी 3 हैं। ओ सर आप कह रहे थे बिना सॉल्व करे क्या इसको कर सकते हैं, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन में जिस नंबर में डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि मैंने क्या कहा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रखना है फाइनल आंसर में, वही हमारा आंसर होगा। तो आप देखिए 663 पॉइंट, ये आप देखो इसमें क्लोज आ गया बहुत ज़्यादा ना, यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसका सम निकालेंगे तो ये काफ़ी क्लोज आ रहे हैं आंसर, ठीक है। ये 3 वाला है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में एक होंगे, क्योंकि क्या पता इसने राउंड ऑफ करा है, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करिए, वैल्यू चेक करिए, तो ऐड करिए, चलो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा 8.366, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप इसका आंसर देखेंगे, किस हिसाब से, यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे, जो नंबर है हमारा वो लीस्ट एक ही प्लेस पे है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, एक हम राउंड ऑफ भी देख लेते हैं। कहीं कहीं पर ना राउंड ऑफ, देखो अगर ये राउंड ऑफ क्या होगा ना, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में राउंड ऑफ में भी किया हो, तो अगर राउंड ऑफ क्या होगा ना, तो इसका आंसर बी होगा, लेकिन इसमें राउंड ऑफ कहीं पर लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं सी ही एज्यूम कर रहा हूँ, सही मान रहा हूँ। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एक है राउंड ऑफ की कहानी, ये बच्चों को नहीं आती है। देखो सबसे पहले बच्चों राउंड ऑफ में क्या है, जिस भी डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, 3 केस हो सकते हैं। अगर वो डिजिट स्मॉलर देन 5 है, स्मॉलर देन 5 है, जैसे मैं आपको ना एग्जांपल से बताता हूँ, रूल भूल जाते हैं ना हम जल्दी। जैसे ये है, मुझे अप टू
सेकंड डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल इसको राउंड ऑफ करना है। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा, देखिए जिस नंबर को मैं राउंड ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ ये 5 से छोटा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। एक और एग्जांपल दे दूँ, जैसे 8.94 है, ठीक है। अब इसको मान लो अप टू 3 प्लेस कर रहे हैं तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे, 8.9, या सेकंड डेसिमल प्लेस कर रहे हैं भी कह सकते हो दोनों नंबर में, तो इसमें हमने ऐसे ही रिमेन कर दिया, क्योंकि जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो नंबर है ये तो 5 से छोटा है, ठीक है। अगर नंबर 5 से ज़्यादा होता, अगर नंबर 5 से ज़्यादा होता तो ग्रेटर देन अगर 5 होता, तो ग्रेटर देन 5 में क्या होता है बच्चों कि जैसे मेरे पास नंबर है मान लो 27 नहीं 17.6, अप टू 3 प्लेस कर रहा हूँ मैं, तो इसको मुझे देखना है। अप टू 3 प्लेस के बाद जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसको देखा, और ये 1 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसको आप क्या करोगे, राउंड ऑफ करके, इसको राउंड ऑफ करके आप लिख दोगे 17.2 में एक ऐड कर दोगे, उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें आप +1 कर दोगे। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे कि 11.89 है, आपको अप टू 3 प्लेस करना है, ऐसा दिया रहेगा, तो ये 9 हो गया, एक बढ़ गया तो 11.9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका नंबर 5 के ही बराबर हो जाए, ये तो स्मॉलर था, कुछ नहीं करना, ग्रेटर था, एक बढ़ा देना। अगर नंबर 5 के ही बराबर हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें दो केस हैं। पहला, नंबर ऐसा हो कि 5 के ही बराबर हो जाए और उसके बाद, जैसे कि एक नंबर है 18.159, उसके बाद क्या आ जाए, कोई नॉन जीरो आ जाए। नंबर 5 जिसको आपने ड्रॉप करना है, वो नंबर मान लो इसको कितना करना है, 4 प्लेस पकड़ना है, तो जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, तो और उसके बाद एक नॉन जीरो है, तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना है, तो 18.2 हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन जीरो ना होके जीरो आ जाए या नंबर ही ख़त्म हो जाए तब क्या करोगे, ठीक है, जैसे कि 3.45 हो गया, तो आपको फिर प्रीसीडिंग डिजिट देखना पड़ेगा। अगर इवन है तो कुछ नहीं करना, अगर ऑड है तो आपको एक बढ़ा देना है, जैसे कि 335 हो जाता है अगर ये, तो ये इससे प्रीसीडिंग देखा, ठीक है, क्योंकि कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है ना। और अगर यहाँ पर जीरो भी है तब भी यही रूल लगेगा, तो इस केस में 3.4 हो जाएगा। तो रूल क्या है, रूल ये है, अगर नंबर आपका, जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो स्मॉलर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो उससे पहले वाले डिजिट है उसको आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा है तो उसको एक बढ़ा देना है। अगर वो नंबर जो है आपका 5 को फॉलो कर रहा है कोई एक नॉन जीरो, तो आपको एक प्रीसीडिंग डिजिट में बढ़ा देना है। अगर 5 पे ख़त्म हो गया नंबर या उसके बाद जीरो है, 5 पे ख़त्म हो गया या 5 के बाद जीरो है, तो आपको नंबर से पहले आना है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट आपकी इवन है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ऑड है तो एक बढ़ा देना। समझ रहे होंगे, आगे बहुत यूज होगा इनका, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया, कॉन्सेप्ट थर्ड था मेरा। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो कह रहा है कि डेंसिटी बताइए इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो भैया डेंसिटी फॉर्मूले भी आने चाहिए छोटे छोटे। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, केमिस्ट्री में कई बार कर लिया होगा। मास आपका दिया है 2.237, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है राउंड ऑफ, राउंड ऑफ लिखा हुआ आएगा जहाँ पर भी होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर जो सिग्निफिकेंट हमारे फिगर हैं वो हैं 4, नीचे हैं 2, तो आंसर में कितने होने चाहिए, 2, तो बिना कैलकुलेशन करे हमारा आंसर आ जाएगा 2। मैं इसको करूँगा ही नहीं कैलकुलेशन, क्योंकि हम बच्चे थोड़ी हैं, वो हमसे कोई इसका इनटू डिवाइड थोड़ी करवा रहा है, वो हमसे क्या करवा रहा है, वो हमसे करवा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन। एलिमेंट्री क्या क्या यूज हो सकता है, 2.4 कह रहा है कि तो नंबर इतना राउंड ऑफ करो। देखो पहला नंबर आ गया, तो देखो कहाँ पर करना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट, तो आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 आ गया, मैंने बताया था। तो जब 5 के बाद इवन आ जाएगा ना, 5 के बाद कुछ है नहीं, नंबर खत्म हो गया, तो आप 5 से पहले आएंगे, तो 5 से पहले आएंगे तो इवन आ गया, इवन में कुछ नहीं करना। 2.74 ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें ऑड आ गया, ऑड में एक बढ़ा देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। समझ रहे हैं ना, इवन में कुछ नहीं करते। जब नंबर 5 पे ख़त्म हो जाता है तो हम उससे पहले वाला नंबर को देखते हैं, अगर वो इवन है तो कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ के आ जाओ। ऑड है तो एक बढ़ा के आओ। समझ रहे हैं ना, तभी कह रहा हूँ मैं, कॉपी पेन निकालो बच्चों।
टाइम इज़ मनी कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ एंड टाइम इज़ मनी। समझिए इस बात को आप। अगर आपका मान लीजिए कल को पेपर है और आप बीमार हो गए तो कैसे दोगे बताइए, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी ना। तो आपको दो ही चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, एक हेल्थ पे और एक टाइम पे। समझ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगला क्वेश्चन है 2.5, कह रहा लेंथ एंड ब्रेथ जो है किसी भी रेक्टेंगुलर सीट की इतनी है, तो एरिया कितना होगा इन अप्रोप्रिएट आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए ना बच्चों, यहाँ पर दो कहानी है क्या, मैं आपको बता दूं। थर्ड जो मेरा फोर्थ मेरा जो कंसेप्ट है, अच्छा ये नहीं, ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो इसमें देखो ना, आपको दो नंबर दिए रहेंगे, जैसे मान लो एक नंबर ये दे दिया ए, एरर के साथ दे देते हैं इसको, प्लस माइनस डेल्टा ए। ये कोई नंबर ए है जिसमें एक एरर है डेल्टा ए, और बी एक दूसरा नंबर है प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आपसे चीज़ें क्या पूछेगा, मान लीजिए उसने पूछ दिया आपसे कि बताइए एडिशन में क्या एरर होगा। तो जो प्योर वैल्यू होगी एडिशन में, कोई एडिशन में प्योर वैल्यू तो ए प्लस बी हो जाएगी। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि डेल्टा जेड कितना होगा, एरर कितना होगा एडिशन में, तो डेल्टा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो आपको डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना है। और वहीं अगर उसने माइनस में पूछ दिया तो माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है, ऊपर वाला आपका प्लस में है। तो जब माइनस में देखेंगे तो प्योर वैल्यू तो आपकी माइनस हो जाएगी, और माइनस कितनी होगी, ए माइनस बी। और जो आपका एरर होगा वो कितना हो जाएगा, एरर हो जाएगा वहाँ पे अगेन प्लस। ये बात आप ध्यान रखना, जो डेल्टा जेड है आपका वो आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये बी है आपका। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट होगा, डिवाइड होगा, तब क्या होगा देखिए। जैसे मान लीजिए नंबर है z इक्वल टू ए बी, कोई ऐसे नंबर है, इसमें आपको एरर निकालना है। तो देखो इनटू में तो जेड ए बी यही होगा और डिवाइड में भी यही होगा, लेकिन जो डेल्टा जेड आपको निकालना पड़ेगा, डेल्टा जेड बाई जेड आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। कैसे, डेल्टा ए बाई ए, और उसके बाद प्लस करना पड़ेगा डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ से आपको डेल्टा जेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी नंबर है इस नंबर में जो एरर आएगा वो ऐसे आएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो जेड वैल्यू तो प्योर वैल्यू है, वो तो सभी निकाल लेते हैं, डेल्टा जेड की कहानी है। अब चाहे ये इनटू में है चाहे ये डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में होता तो प्योर वैल्यू तो आपकी डिवाइड करके ही आती। डिवाइड कितना करना पड़ता, ए बाई बी। अगर ये डिवाइड होता तो जेड आपको ए बाई बी ही करना पड़ता, लेकिन डेल्टा जेड कैलकुलेट करने के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा। इवन अगर जेड की कोई ऐसे कोई नंबर है पावर में दे दिया, जैसे कि ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, तो उस केस में भी जो एरर निकलेगा, डेल्टा जेड बाई जेड आपका क्या निकलेगा, पावर को आगे कर लीजिए, उसके बाद डेल्टा ए बाई ए प्लस फिर पावर को आगे कर लीजिए डेल्टा बी बाई बी। अगर आप इसको 100 से इंटू करते हैं तो इसको हम परसेंटेज एरर भी कहते हैं। समझ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन में चलते हैं। तो लेंथ दी है, ब्रेथ दी है। अब देखो यहाँ ना इंटू का केस है, कैसे, क्योंकि ना जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो इंटू होगा, इंटू तो होगा। तो आप कहोगे सर जेड जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वो ए इंटू बी हो जाएगा, होना ही चाहिए। और ए आपका क्या है, लेंथ दी है ये, और ब्रेथ दी है आपको ये, तो आप इसको इंटू कर लीजिए। तो 16.2 मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि मेरे को पेपर नहीं देना है, मेरे को टाइम बचाना है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेटर कर रहा हूँ। तो 163 पॉइंट आ रहा है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो जेड है। अब जेड के हिसाब से ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सर हम डेल्टा जेड कैसे निकालें, हमें तो एरर निकालना पड़ेगा। तो फिर आपको जो मैंने अभी ये पूरी राम कहानी बताई इसी में जाना पड़ेगा। तो इस पर क्या होगा, जैसे देखिए डेल्टा, अब डेल्टा जेड निकालना है आपको। तो डेल्टा जेड निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूले की तरफ जाना है। फॉर्मूला है जेड इक्वल टू ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे ही तो होगा ना। तो आपको फॉर्मूले से डेल्टा जेड बाई जेड निकल जाएगा, ऐसे कोई भी क्वांटिटी का आप निकाल सकते हैं। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी,
ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका डेल्टा जेड निकालने का तरीका। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो डेल्टा जेड है आपका, डेल्टा जेड निकालना है और जेड की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है। तो जो जेड की वैल्यू है उसको आप पुट करेंगे जब इसमें, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से मैं डेल्टा जेड की तरफ जाऊँ तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए कितना आएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है कि लेंथ और ब्रेथ इतनी है, द एरिया ऑफ इन अप्रोप्रिएट एरर, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सेंटीमीटर में दिया है, तो 162 इतना द एरिया ऑफ सीट इन दिस। अच्छा, एरर नहीं दिया है इन्होंने, जो लेंथ दिया है आपको वो दिया है 162.1। तो आप ये एज्यूम करिए किससे मेजर किया होगा। अब आपको इन्होंने डेल्टा ए भी नहीं दिया है, ए दिया है सिर्फ, तो किससे मेजर किया जाएगा, मीटर स्केल से। और मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो होता है 0.1। और डेल्टा बी में कितना आ जाएगा, 0.1। तो ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 0.1, और ए कितना है, ए है 60.2 प्लस बी की रख दीजिए, तो बी हो जाएगा 0.1 और नीचे आ जाएगा 10.1 इंटू जेड जो निकल के आया है वो रख दीजिए। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी देखिए इसको डिवाइड करोगे तो एक ही फिगर आएगा, सिग्निफिकेंट एक, यहाँ से भी एक, तो आंसर जो फाइनल वाला होगा ना उसमें एक ही आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट वे में तरीका इंटू करिए, देखिए यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट आएगा क्योंकि लिस्ट एक है, यहाँ भी एक आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक ही तो आएगा ना। तो एक, इसका डी ऑप्शन आपका सही हो गया, समझ रहे। यहाँ पर मेन बात ये थी आपको डेल्टा ए और डेल्टा बी भी नहीं दिया था, तो अगर वो लिख देगा, जैसे यहाँ पर तो उसने लिखा भी नहीं था, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मीटर स्केल है उससे जो मेरा एरिया निकलेगा, मीटर स्केल से जो आप मेजरमेंट करोगे तो उसमें एरर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर का ही तो होगा। तो वैसे क्वेश्चन में आपको देगा डेल्टा ए और डेल्टा बी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। कुछ क्वांटिटी लिखी है, पूछ रहे हैं कि आपसे कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास सेम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आपको गलत बताना है, वो है टेंशन और सरफेस टेंशन। टेंशन है आपका फोर्स और सरफेस टेंशन आपका फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है सर, कंसेप्ट ये है बच्चों, आपको लिस्ट बनानी है कुछ ऐसी क्वांटिटी की जो आपकी क्या होती है, सेम पेयर देती हैं। जैसे मैं आपको एक लिस्ट बता दूं, जैसे पहली क्वांटिटी, मैं इसको नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं कई बार बना चुका हूं, चाहे तो आप हमारी मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसे कि वर्क, टॉर्क और एनर्जी, इनकी डायमेंशन आपकी सेम होती है, वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी। और आप कह सकते हैं सर कोई और, जैसे कि मैं आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की सेम होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं मोमेंटम और इम्पल्स की सेम होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं बच्चों, फोर्थ लिख लीजिए, प्रेशर, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है, इन सब की सेम होती है। तो ऐसे ही आप जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो इसको आप खुद से बनाइए कि कौन कौन ऐसी क्वांटिटी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लियरली एरर दिया है, तो मैं वही कह रहा था आपसे, एरर दिया रहेगा। जैसे ये नंबर है ना, तो ये नंबर कैसा है, ये है a प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये b है तो b प्लस माइनस डेल्टा b। और आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए बी निकालना है। तो ए बी की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो एरर के साथ होगी, मतलब z प्लस डेल्टा z होगा। और z तो आपको निकल जाएगा, प्योर इंटू करना है ए बी, तो ए बी का आप इंटू करेंगे। देखिए जब आप इंटू करेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, दो, इसमें भी दो, तो आंसर में दो रहेंगे। तो इसने सब में दो दिया है, तो आप इंटू करिए ही मत, क्यों करना है जब सब में 2.5 2.5 2.5 2.5 दिया है। आप डेल्टा जेड निकालिए। फिर बात आती है कि जेड इक्वल टू उन्होंने ए बी दिया है, तो मैंने इसका तुम्हें इंटू और प्रोडक्ट में ये बता दिया है, तो आप ये लगाइए इस पर, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और जो ए बी की वैल्यू हो जाएगी ना, ऑप्शन से मैं देखा तो 0.25 हो जाएगी। अगर किसी में एक कुछ यूनिक चीज़ होती तो मैं
फिर उसी को टिक भी कर सकता था। तो यहाँ से आप जेड की वैल्यू रखिए, डेल्टा ए की रखिए, बी ए की रखिए, डेल्टा बी की रखिए, बी की रखिए और आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ तो डेल्टा जेड इक्वल टू, देखो डेल्टा ए कितना है 0.5 और नीचे अगर आप ए देखेंगे वो है 2.5, ठीक है, प्लस डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी है 0.01 और इसको सॉल्व करके नीचे आ जाएगा इंटू में 0.010 और जेड की वैल्यू आ रही है 0.25। इसको आपको सॉल्व करना है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं सर बिना सॉल्व करे कुछ हो सकता है तो चेक करते हैं। देखिए जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर एक सिग्निफिकेंट में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दो में आएगा और इंटू के बाद आप देखें जब ऐड करेंगे तो ऐड के बाद लीस्ट वाला जो डेसिमल प्लेस है वो आता है, तो यहाँ से एक आएगा, तो एक सिग्निफिकेंट और यहाँ पे दो, तो इंटू करेंगे तो आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया, तो आपका अगेन ए वाला, ये इसमें कौन सा हो जाएगा, ए है आपका 0.08, तो ए वाला भी हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है, क्योंकि तीनों में एक एक सिग्निफिकेंट है। तो आप इसको आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर एक ही होता तो हम मार देते, ठीक है। फाइनल आंसर में एक सिग्निफिकेंट, तो इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.08 आंसर में मिलेगा, ठीक है। अगर नीट में कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में इसको 5-1 कर देता, इसको 5-1 कर देता, इसको 3-5-1 कर देता, उस हिसाब से तो आप बिना देखे ही मार देते ना। तो थोड़ा सा इसका वाला रेशनल अप्रोच भी आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 2.8। देखिए भैया बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप कहोगे सर इसको तो हमें आता है कि जो जेड है वो तो हम रूट ए बी करेंगे, बिल्कुल करोगे बच्चों, और जो डेल्टा जेड है उसको सर हम करेंगे डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा, अब देखो इसकी जो पावर है ना बच्चों वो है ए बी की पावर हाफ, तो दोनों की पावर हाफ है तो दोनों के बाहर से हाफ आएगा, तो हाफ डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी। अब आप देखिए जेड निकालना पड़ेगा पहले, आप देखो सारे ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा जेड में गेम खेला है इन्होंने। ये आपका ए है, ये प्लस माइनस डेल्टा ए है, ये आपका बी है, ये प्लस माइनस डेल्टा बी है। अगर आप ए और बी में इंटू करेंगे तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होंगे हैं दोनों में दो दो हैं, तो आंसर कितने में आएगा, दो के टर्म में आएगा, ठीक है। तो दो के टर्म में आएगा तो तीन वाला तो भैया गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब 1.4 ही होगा तो मैं इंटू ही क्यों करूँ भैया, सीधा सीधा जब तीन ऑप्शन में 1.4 है तो मैं क्यों करूँ इंटू, समझ रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर मैं करता। अब यहाँ से डेल्टा जेड जो निकल जाएगा, हाफ कॉमन ले लिया मैंने और जेड का इंटू कर दिया, इधर जेड का इंटू करा 1.4 और डेल्टा ए है आपका 0.2 ओवर 1.0, ठीक है, प्लस बी है मेरा 0.2 ओवर 2.0। अब आप यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट से देखें, यहाँ पे एक है, यहाँ पर दो हैं, एक है और यहाँ पर भी एक है, तो एक आएगा यहाँ से आंसर। जब इससे इंटू करेंगे तो एक आएगा, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो सिग्निफिकेंट होंगे वो एक होंगे। तो देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 0.212, तो एक में आंसर 0.2, क्योंकि सिग्निफिकेंट लिस्ट लेने हैं तो इसमें से हमारा सिग्निफिकेंट एक निकलेगा, इसमें से भी एक निकलेगा, तो यहाँ से सॉल्व करके एक से सिग्निफिकेंट, इससे इंटू करेंगे तो एक में सिग्निफिकेंट, अगेन सॉल्व करेंगे तो फाइनल में आप काउंट कर लीजिए, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो डाल दीजिए, तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट डी वाला, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट प्रिसाइज। तो बच्चों देखो सारे मेजरमेंट आपको करेक्ट दिए हैं अप टू डेसिमल प्लेस, आपने पढ़ा भी होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देखिए जो 5.00 mm है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसमें जो एरर होगा वो सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा तो आप कह सकते हैं ये सबसे बढ़िया प्रिसाइज होगी, मोस्ट प्रिसाइज होगी। आप ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको देखना है कि स्मॉलर जो क्वांटिटी है वो कौन सी है या स्मॉलर स्केल कौन सा है, तो उसमें एरर होने के चांस भी कम है, ठीक है। अच्छा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ा सा अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, एक्यूरेसी जो है ना बच्चों वो है क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू, जो आपने ट्रू वैल्यू सेट करी है उसकी या वैल्यू सेट है
वो उसकी क्या है, क्लोजनेस है। और प्रिसीजन क्या है, वो है एक तरह से क्या बोल सकते हो आप, उस वैल्यू की, जो आपकी वैल्यू निकालनी है आपको, किस एक्सटेंट तक आप पहुंच पाए, समझ रहे हैं, किस, या आप ये बोल सकते हैं क्लोजनेस अप टू या मोर मेजरमेंट टू ईच अदर, मेजरमेंट की क्लोजनेस, और जो एक्यूरेसी है वो है आपके करेक्ट वैल्यू के पास जाने की टेंडेंसी। ठीक है, तो मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकता है लेकिन प्रिसाइज नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रिसाइज वैल्यू है उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो एक्यूरेट होगा, वो नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो एक्यूरेसी आप सिंगल मेजरमेंट से भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रिसीजन क्या होगा, प्रिसीजन आपको बहुत सारे रिपीटेड आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, रीडिंग लेनी पड़ेगी, और एक्यूरेसी जो है आपका अफेक्ट होती है वो सिस्टमैटिक एरर से होती है, जबकि प्रिसीजन रैंडम एरर से रिलेटेड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन करा है द मीन 2.10 है, द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, कौन से सबसे बढ़िया एक्यूरेट है। देखो मेन रीडिंग क्या है, 5 है। आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, एक्यूरेट पूछा है तो आप क्या करिए, ऑप्शन से डिफरेंस निकाल लीजिए, 5 माइनस 4.9, 5 माइनस, सबको एक बार डिफरेंस कर लीजिए, 4.809, ऐसे ही सबको करिए। आप देखिए कि किस में जो एरर है वो लीस्ट है, जो सबसे, जिसमें एरर लिस्ट होगा वो उतना बढ़िया एक्यूरेट होगी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में एरर कम आने वाला है, 0.1 सेंटीमीटर के आसपास, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, एक बार आप इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2.11, यंग मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील इज इतना, व्हेन एक्सप्रेस इन सीजीएस इट विल बी इक्वल टू। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है। तो कॉन्सेप्ट आपसे कहते हैं कि जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट एक मीडियम का दूसरे मीडियम में बराबर होती है, दोनों की वैल्यू टोटल अगर प्रोडक्ट करोगे। तो जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एसआई से जाना है सीजीएस में, तो जो भी वैल्यू दी है बच्चों, जो भी फॉर्मूला दिया है, आपको हमेशा U2 पता रहेगा, U1 पता रहेगा। U1 U2 क्या है, यूनिट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग सिस्टम, और N1 और N2 में आपको एक पता रहेगा, एक निकालना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन का अगर मैं रिफरेंस लूँ, यहाँ पर कह रहा है यंग मॉड्यूलस, तो आपको ये पता होना चाहिए जो यंग मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू है 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर माइनस 2। तो बच्चों अगर मैं इसको N1 लूँ, ये U1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है अगर इसको सीजीएस में लें, ये एसआई में है, सीजीएस में यंग मॉड्यूलस को लें तो मेरे को इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो मैं इसको N2 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सीजीएस में U2 कर लेता हूँ, और U2 निकल जाएगी कैसे, इसको आप खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो सीजीएस में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे न्यूटन को पहले आप कन्वर्ट करिए, देखिए यंग मॉड्यूलस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया डेल्टा एल ओवर एल। तो ये तो लेंथ लेंथ है, ये तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचा फोर्स, फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स को हमने न्यूटन लिखा, और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है मास इंटू एक्सलरेशन। तो आप कह सकते हैं सर केजी, और एक्सलेशन की हो जाएगी मीटर सेकेंड माइनस 2, और नीचे है एरिया, एरिया का आएगा मीटर माइनस 2। तो जैसे ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर 3। ठीक है, केजी मीटर 3 और सेकेंड माइनस 2, ये बन जाएगा। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी एसआई में यूनिट है। तो मैंने जो N1 आपसे कहा, N1 की वैल्यू आपको पता लग गई, U1 की पता लग गई, U2 निकालना है। तो सीजीएस में अगर आप निकालेंगे तो सीजीएस में मास को किस में नापा जाता है, सीजीएस में मास को नापा जाता है ग्राम में। तो सीजीएस में हो जाएगा ग्राम, और लेंथ को यहाँ मीटर में नापा जाता है, यहाँ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड माइनस 2। तो ये U2 हो गया आपका।
तो ईजिली आप N2 निकाल लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप N2 निकालेंगे तो N2 हो जाएगा N1U1 ओवर U2। तो N1 की वैल्यू रख लीजिए 1.9 10⁻11। अब आपको क्या करना है, दोनों को रखना है, N1 और U1 और U2 को। तो kg मीटर क्यूब सेकेंड माइनस टू, सेकेंड माइनस टू, और ये हो जाएगा मीटर का कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे हो जाएगा ग्राम। तो इससे कट गया, इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10⁵। तो 10⁵ जैसे ही आप यहाँ ऐड करेंगे 5 नहीं आएगा, रुको इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4। तो 10⁻, ये आ जाएगा 12, ठीक है। केजी और इसको कन्वर्ट करके इनको कट करोगे मीटर और सेंटीमीटर को, 1 केजी में आपके 1000 हो गए, 10⁻3 ग्राम हो गए, और वैसे ही मीटर का आप कन्वर्ट करोगे तो ये निकल के आएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, तो आप अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए ना, आपको हमेशा यही करना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो N1 U1 और N2 U2 हैं उसमें आपको एक सिस्टम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी एक सिस्टम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो भी आपको सिस्टम दिया है तो वो आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका N2 हो गया, N2 वो हो जाएगा N1U1 ओवर U2। तो ईजिली आपको इस N2 की वैल्यू निकालिए और निकल के आ जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ये वाला, और इसमें देखिए ना, अगर आपसे कह रहा है कि मोमेंटम, एरिया, टाइम को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो एनर्जी ऑफ डायमेंशन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये कंसेप्ट ही है मेरा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, जैसे यहाँ पूछा है कि डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर, जैसे आपसे उन्होंने कहा है कि एनर्जी को लिया मोमेंटम, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो मोमेंटम की पावर ए कर लीजिए, और दूसरा क्या कहा था, एरिया, एरिया की पावर बी कर लीजिए, और टाइम की पावर सी कर लीजिए। ऐसे वो किसी भी क्वांटिटी के टर्म में पूछे तो आपको ये लगाना पड़ेगा। इधर आप इसकी डायमेंशन रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए, और इस ए बी सी को कंपेयर करके निकाल लीजिए। तो जैसे आप ए बी सी को निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम की पावर ए, एरिया की पावर बी, टाइम की पावर सी। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, mL2T-2, डायमेंशन रखना है। प्रेशर का आपको याद होना चाहिए, प्रेशर हो जाएगा कितना, mL_T-1 की पावर ए, एरिया का हो जाएगा L2 की पावर बी, टाइम का हो जाएगा सी। दोनों तरफ कंपेयर करिए, तो कंपेयर करोगे उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद जो आपका ए आएगा वो 1 आएगा, बी जो आएगा वो हाफ आएगा, और सी जो आएगा वो -1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शंस मेरे हिसाब से हो जाएगा डी वाला। ये कई बार आपके नीट और जे में डायरेक्ट पूछा गया है बच्चों, डायरेक्ट यही क्वेश्चन सेम डिट्टो। आप खुद पीवाईक्यू उठा के देखिए, अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये अब जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हैं MCQ2, इसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो मैं MCQ1 और MCQ2 आपको करवा रहा हूँ। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिसाइड which of the following relations for the displacement of a particle undergoing simple harmonic motion is not correct। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री आपकी डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये y है, तो ये आपसे कह रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी l, और a क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इसकी भी हो जाएगी मीटर में। अच्छा एल नहीं, हाँ एल होगा लीटर, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में होगी, तो ये एम हो जाएगी, ए की भी एम हो जाएगी। अब इस साइन को ना पूरा हटा देना है, क्योंकि इसकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डायमेंशन नहीं होती। 2 पाई को भी हटा देना है, तो टी बाई टी है, तो टाइम बाय टाइम, तो पहला तो सही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो पहला सही है। दूसरा देखें, इसकी हो गई एम, ए की भी हो गई एम, साइन को पूरा हटा दो, वेलोसिटी की होती है बच्चों LT-1 इंटू टी हो जाएगी टाइम की, इससे ये कट जाएगा, तो ml इसके बराबर नहीं होंगे। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो ये होगा। दूसरा देखिए, ये हो जाएगा आपका m, a की हो जाएगी m ओवर t, ठीक है। साइन को जी हटा दीजिए,
यहाँ हो जाएगा टाइम का टी और एरिया का ए क्या है यहाँ पे भैया, ए है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम से एम कट गया, टी से टी कट गया, तो भैया सी भी गलत है। और डी आप देखेंगे, डी वाला को चेक करेंगे तो वो भी सही आएगा, तो इसके ऑप्शन है बी और सी। तो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो यहाँ पर लगी, वो ये कहती है कि अगर दो क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम है तो आप उसको ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसी क्वांटिटी अगर वो, जैसे मान लो कोई पी क्वांटिटी है, उसको आपने ऐड करना है तो क्यू क्वांटिटी में ऐड तभी कर पाओगे जब उन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अगर इनकी डायमेंशन सेम है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इनटू और डिवाइड के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। जैसे आप देखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये तभी होगा बच्चों जब ये इस पार्ट की डायमेंशन, इस पार्ट की डायमेंशन, इस पार्ट की डायमेंशन बराबर होंगी, तो यही यहाँ पर लगाना है। और दूसरी बात, डायमेंशन में आप ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री जब भी दिखेगा हटा दो उसको, लॉग जब भी दिखेगा, लॉग के अंदर कोई फंक्शन तो लॉग हटा दो, एक्सपोनेंशियल कभी भी दिखेगा तो उसकी भी डायमेंशन नहीं होती। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एक्सपोनेंशियल वी टी की डायमेंशन बताओ, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए इस एक्सपोनेंशियल को हटा दो। अब वी टी की डायमेंशन लिख लो, वी है वेलोसिटी, एल टी माइनस वन इंटू टी, दैट मीन्स एल। चलिए आगे चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, कह रहा है पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल रिजल्ट। आप देखिए इसमें जो पहला क्वांटिटी है, कह रहा है कि कौन सा मीनिंगफुल क्वांटिटी कभी नहीं बनाएगी। तो इस क्वेश्चन में पी और पी क्यू आर की डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, तो इसका मतलब है इन दोनों को तुम ऐड नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो पहले ऑप्शन में आप देखोगे भैया इन्होंने माइनस कर दिया पी और क्यू को, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप उनको इंडिविजुअली कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो अगर डिफरेंट डायमेंशन है। अच्छा जी, और आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब आप कहोगे सर पी क्यू कैसे हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब यहाँ पर ए टी की जो पूरे टर्म है ना, इस पूरे टर्म की, जैसे v की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, यू की है एल टी माइनस वन, इसको सॉल्व करोगे एल टी माइनस टू इंटू टी, तो एल टी माइनस वन ही तो निकल के आई ना, तो तीनों की सेम बन गई, तो तीनों की सेम बन गई तो इसका मतलब है रिजल्ट है। तो आप जैसे पी क्यू आर है उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, ये तो कर ही नहीं सकते हो आप। हाँ हो सकता है पी क्यू की डायमेंशन इंटू करके जब सेम बना दे रही है आर के, तो इसमें हम कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, फोटोन ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ एच बताइए। तो अभी भी मैंने आपको बताया था सेम पेयर आप तैयार कर लीजिए, अगेन ये सेम पेयर का क्वेश्चन है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होती है, जो लीनियर मोमेंटम है इसकी डायमेंशन इम्पल्स के बराबर होती है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं और ये आपका एच हो जाएगा एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी, और ये आप एल इक्वल टू एम वी आर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन वही है कि अगर आप किसी अदर क्वांटिटी के टर्म्स में किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करोगे तो कैसे निकलेगा। आप उस मेथड से करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया है, कि जैसे यहाँ पर मेथड वन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप करिएगा, आप ज़रूर सीखेंगे इससे। तो मेथड वन ये है कि कह रहा है कि इस एच सी टू फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हैं, इन एडिशन वी लेंथ इतना इतना, तो क्या होगा करके इसको आप करिएगा उस मेथड से। मैं दूसरी मेथड से आपको बता रहा हूँ, देखिए जो थोड़ा जल्दी है, जो हर जगह लगेगी नहीं लेकिन इस क्वेश्चन पे लग जाती है। देखो एम एल टू टी माइनस वन होती है प्लैंक कांस्टेंट की, सी की होती है स्पीड की जितनी होगी, मास जो दिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो या किसी का भी हो तो एम हो गई, चार्ज ई लिखा है, ई का क्या हो गया, ए टी हो गया, और मास ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा उसका भी आपका एम हो गया। तो यहाँ पर आपको डायमेंशन निकालनी है, तो कुछ बात आप ध्यान रखना, एच सी बाई जी जब भी आप करते हैं तो आपको डायमेंशन मिलती है मास के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर क्या मास की डायमेंशन रूट एच सी बाई जी होगी, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, नीट और जे में बहुत बार पूछा जाता है। वैसे ही अगर आप एच बाई सी को डिवाइड करते हैं तो आपको मास इंटू लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ की निकल जाएगी एच ओवर सी एम, तो एम के रख दीजिए निकल के आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर।
तो बच्चों सिंपल सी बात है, जो प्रेशर है आपका, प्रेशर होता है F/A, फॉर्मूला अगर आप देखें उसका, ठीक है। तो F/A है, ये टाइप के क्वेश्चन ना एडवांस में तक पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस का इंटू कर दो, डिस्टेंस को मैं x मान रहा हूँ, और एरिया में भी डिस्टेंस का इंटू कर दो, तो आप बताओ फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क, और एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, ठीक है। और v बाई जो वर्क बाई वॉल्यूम है, इसी को वर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी में, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम भी कह सकते हो। तो जो हमारा प्रेशर है वो एनर्जी बाई वॉल्यूम हो सकता है, एनर्जी बाई एरिया नहीं होगा, फोर्स बाई एरिया हो सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू नॉट यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखो सेकेंड, तो सेकेंड जो है वो टाइम की यूनिट है, टाइम की यूनिट पूछी है कि कौन सी नहीं होगी, और कौन सी होगी भैया, कौन सी नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरी यूनिट हो जाएगी आपकी ईयर, ईयर भी टाइम की होगी। तो क्या नहीं होगी बच्चों, जो यहाँ पर इन्होंने ईयर लिखा है ना, ईयर होगी ना, उसमें तो आप सेकंड निकालते हो ना, एक दिन में फिर घंटे में, ईयर में आपका पार्सेक नहीं होगी। पार्सेक जो आपकी यूनिट होती है वो लेंथ की होती है, और एक पार्सेक में आपके होते हैं 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। और वहीं जो लाइट ईयर है ये भी आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है, और एक लाइट ईयर में होते हैं 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, या वादा क्या करूँ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 90% लोग गलत करेंगे, समझिए यहाँ पे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी और डी। कौन सा नहीं है पूछा है, तो जो है वो है ए और सी, और जो नहीं है वो है बी और डी। तो ये आपका ख़त्म हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है बच्चों, तो आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन बना इसलिए है, और मैं बहुत जल्दी उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट, और कोई भी मेरी ज़रूरत है आप ज़रूर कहिए, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, और हमारे चैनल पे आपको जेई मेन, एडवांस, नीट, सीबीएसई बोर्ड, फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। अगर कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और देखते रहिए दीपक क्लासेस। थैंक यू।